Hello everyone, welcome back to our channel The Absolute Chemistry. I'm Abhishek. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका एक पार्ट ये भी होता है गैल्वेनिक सेल, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों बोलते हैं। देखो आज हम एक्चुअली गैल्वेनिक सेल में हम जो देखने वाले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा कि गैल्वेनिक सेल में हम कैसे उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी जो नॉन स्टिक क्वेश्चन ये वगैरह हो गया उसके लिए अलग वीडियो आएगा। आज ओनली उसका सिर्फ जो सेटअप है और इसका जो वर्किंग है कैसे ये वर्क करता है वो सिर्फ मैं डिस्कस करूँगा। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले दो चीज़ हम पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हम सबको पता है एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बचपन में, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में? इसमें ये बोला जाता था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It can only be transferred from one form to another. Okay? इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा ना। इसमें ये बोलते थे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड। ओके, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इतना हमें पता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना हमें आइडिया होना चाहिए। और एक चीज़ का आइडिया हमें होना चाहिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। और एक चीज़ का आइडिया हमें होना चाहिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ये दो चीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो ये बहुत लोगों को कंफ्यूज, मतलब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऑक्सीडेशन को देखो, मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उसमें आप याद रखो। ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन। पहले इसको ही याद रखो, सिर्फ इसको याद रखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इतना हमें याद है, ठीक है, इतना हमें पता है, सिर्फ इसको याद रखना है। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, दैट्स इट। बाकी अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन, आप ये बोल सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों भी ऑक्सीडेशन। तो यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया रिडक्शन। तो हमें याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ इसको याद रखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, बाकी दोनों का लॉस, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का लॉस, ऑक्सीजन का गेन, बाकी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का लॉस। उसी तरह से रिडक्शन, ऑक्सीजन का लॉस और बाकी दोनों का गेन। बस इसको याद रखना है। ये तो क्लास 10 में ही है, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कॉन्सेप्ट में स्टार्ट कर दूँ और आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अटक जाओ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो बाकी दोनों का लॉस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो बाकी दोनों कौन कौन है, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है हाइड्रोजन। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होगा तो वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा वो भी रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन मेन आपको याद रखना है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, बस। बाकी दोनों का अपोजिट। ओके, बाकी दोनों अपोजिट होंगे। अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो बाकी दोनों का अपोजिट मतलब इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का लॉस, वो भी होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इस पेज को मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। इतना आपको याद रहेगा। अगर आपने थोड़ा सा, अगर आपको नोटबुक करना है तो थोड़ा सा आप बैक करके
थोड़ा सा आप ये कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। हाँ, अब आएंगे हम अपने कॉन्सेप्ट पे। देखो, जब मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बोला तो मैंने क्या बोला कि एनर्जी को हम बना नहीं सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसका हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम तो केमिस्ट्री के बच्चे हैं, तो हम केमिकल एनर्जी के साथ हम लोग डील करेंगे, बाकी किसी तरह की एनर्जी के साथ तो हम डील नहीं करेंगे ना, हम सिर्फ केमिकल एनर्जी के साथ डील करेंगे। तो आज का जो हमारा जो हम पढ़ना है वो ये है कि ट्रांसफर ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें बस इसी को डिस्कस करना है आज, इसी को हमें डिस्कस करना है। और ये जिस डिवाइस में होता है उसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो इंटरचेंज हो रहा है, आज का हमारा जो मकसद है वो है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। देखो, क्लास 10 में सबको एक चीज आप जानते होंगे कि जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट में डालते थे, और आपको कोई कोई बहुत मेरे भी जो क्लास 10 के वीडियोस जब मैं बना रहा हूँ तो वहाँ पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। और कोई कोई आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ये भी पूछते हैं कि चलो कॉपर एंड जिंक सल्फेट का क्या होगा, तो आप वहाँ पे बोलते हो कि यहाँ पे नो रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे बोलते हो कि यहाँ पे जिंक सल्फेट एंड कॉपर बनता है। ये क्यों होता है? आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपने क्लास 10 में थोड़ा सा देखा था उसके हिसाब से होता है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं ये आज थोड़ा सा अज्यूम करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आइडिया है। नहीं है तो मेरे क्लास 10 के वीडियोस ये वाला आप देख लेना, वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन बहुत अच्छे से, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके मैंने किया था, और मैं आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, ये उसका एक्चुअल टर्म है कि जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद जिंक सल्फेट बना रहा है। और क्यों बना रहा है वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है, लेकिन आज का वो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। देखो, हम स्टार्ट में क्या करेंगे, अरे यार, चलेगा, इतना चलेगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे वो रिएक्शन फिर से लिख रहा हूँ कि मैं जिंक को अगर मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालूंगा, जिंक सॉलिड को अगर मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालूंगा तो क्या होगा, हम मैंने यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट सेटअप का मैंने यहाँ पे फोटो भी लगाया है, ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, हमने ये जो लिया है इस बीकर में, ये जो ब्लू कलर का तुम देख रहे हो दैट इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ओके। इसका कलर होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको हम ब्लू बोलते हैं। और एक चीज भी है कि कॉपर सल्फेट 5H2O को हम और एक नाम से बुलाते हैं, वो होता है ब्लू विट्रोल, ओके, ब्लू विट्रोल, ये भी क्लास 10 में आपका था। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, और ये हो गया हमारा जिंक मेटल, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे है ये हो गया हमारा जिंक सॉलिड। जब हम इसको इसमें डाले तो हमने कुछ देर बाद देखा, हमने क्या देखा, कुछ देर बाद हमने ये देखा कि ये जो जिंक रॉड जो हमने वहां पे डाला था इसका साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है। द साइज ऑफ जिंक रॉड इज डिक्रीजिंग। मैं यहाँ पे अपने जो ऑब्जर्वेशन है पहले मैं उसको बताता हूँ, फिर क्यों हो रहा है वो मैं डिस्कस करेंगे। और एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन ये हो रहा है कि जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट था, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज फेडिंग अवे, और यहाँ तक कि ये कंप्लीटली कलरलेस भी हो जाएगा बाय टाइम, कंप्लीटली कलरलेस हो जाएगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हुआ, और तीसरा ऑब्जर्वेशन हुआ एक ब्राउन कलर डिपोजिशन और प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन ऑन द जिंक मेटल एंड प्रेसिपिटेशन ऑन इन द सॉल्यूशन, ओके। मतलब कि यहाँ पे देखो,
पहले ये देखो, ये जिंक वाला पूरा नॉर्मल था ना, ये जिंक वाला पहले नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे देखो इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का, ये सब एक ब्राउन कलर का इसके ऊपर डिपॉजिट, मतलब डिपोजिशन हुआ है, ब्राउन कलर का इसके ऊपर डिपोजिशन हुआ है। और ये यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन भी हुआ है, और इस कलर जो ब्लू कलर देखो कितना ब्यूटीफुल ब्लू कलर था, वो यहाँ पे फेड होके ऑलमोस्ट कलरलेस भी बन रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है वो मैं समझाऊंगा। ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो सब हमारे ऑब्जर्वेशंस थे। अब इन ऑब्जर्वेशंस का रीजन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट में डालते हैं, जब हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट में डालते हैं, हाँ इसको भी मिटा दूं क्या, चलो इसका नाम मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा सा, ये तो नहीं मिटेगा अभी, चलो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम लोग जिंक सॉलिड को हमने जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हमने डाला एक्वस में, तो क्या हुआ, व्हाट विल बी द रिएक्शन, reaction will be this zinc zinc will हाँ this zinc will going it will displace the copper from copper sulfate, ये इसको निकाल देगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से निकाल देगा, वो उसको बाहर कर देगा और खुद जिंक सल्फेट बना लेगा। ये होता है इस, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, ये उसका रिएक्शन है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि सारे जो कंपाउंड्स हैं उनका आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आप लोग देखो। हाँ तो यहाँ पे देखो जिंक का चार्ज क्या है, यहाँ पर जिंक का चार्ज है 0, यहाँ पर कॉपर का चार्ज क्या है +2, यहाँ पे SO4-2 का चार्ज क्या है -2, यहाँ पर जिंक का क्या हो गया +2, यहाँ पर तो -2 इसका है, और यहाँ पे कॉपर का हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज हो रहा है कि जिंक 0 से कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में, और कॉपर +2 से कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 0 में। दो चीज यहाँ पे क्या क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन आप थोड़ा नोट कर लेना कि ये ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है। तो पहला क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ। पहला ये हो रहा है कि ये जो जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, और सेकेंड क्या हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर 0 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अगर जिंक 0 से +2 जा रहा है +2 स्टेट में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और कॉपर अगर कॉपर कॉपर +2 से 0 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। कॉपर +2 स्टेट से अगर 0 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लेगा ना अपने ऊपर, उस वो जो 2 पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जिंक अगर 0 से +2 स्टेट में जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना, 2 नेगेटिव चार्ज वो छोड़ेगा ना, ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। ठीक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब उसके साथ इक्विवेलेंट। तो क्या होगा यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब कि जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक +2, zinc is getting oxidized to zinc +2 by the release of 2 electrons, by the loss of 2 electrons. Similarly यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है gain of electron। तो ये क्या हो गया, gain of electron का मतलब हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, copper +2 is getting reduced to copper, copper +2 is getting reduced to copper metal, copper +2 is getting reduced to copper by the gain of 2 electron, by the gain of 2 electron। इतना समझ में आया। तो देखो एक ही रिएक्शन सेटअप में, एक ही रिएक्शन सेटअप में, एक ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। एक ही रिएक्शन सेटअप में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी सेट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होगा। एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। एक एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, एक एलिमेंट खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। यही तो होता है ना रिडॉक्स रिएक्शन। बस, तो यहाँ पे हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। और और एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करना होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक रिलीज कर रहा है। मतलब कि क्या होगा, जिंक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक एलिमेंटल स्टेज में है, वो क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और साथ ही साथ जिंक +2 भी बना रहा है। एक जिंक एटम जिंक +2 बना रहा है और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर +2 भी था और SO4 -2 भी था, ये तो इसके साथ बन गया। और ये वाला कॉपर क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, उसी इलेक्ट्रॉन को जो जिंक उसको प्रोवाइड कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन लेता है कॉपर +2। जो उसको जिंक प्रोवाइड करता है वो कहीं से बाहर से नहीं लाएगा, क्योंकि बाहर से हमने सिर्फ एक बीकर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट डाला, उसमें जिंक रॉड डाल दिया, बस उतना किया और ये सब अपने आप हुआ। ये सब अपने आप हुआ, हमने कुछ नहीं किया। तो ये जो कॉपर +2 यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ला रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन वो जिंक से ला रहा है, वो कहीं और से नहीं ला रहा है, वो जिंक से ही ला रहा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो मेंशन हुआ है वो जिंक से मिला है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो चीजों को कैसे रिलेट करते हैं हम लोग। जिंक ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया कॉपर को सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया कॉपर को सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर उसने कर दिया, पहला चीज हमें यहाँ पे नोटिस हमने किया कि देखो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, हमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो सॉल्यूशन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब हमने सिर्फ जिंक रॉड डाल दिया, वो अपने आप सॉल्यूशन के अंदर हो गया। तो हमारा ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। उसको डाला हमने जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट में, अपने आप वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो गया, कोई हम वो सॉल्यूशन के अंदर ही हो गया। हमें बस ऑब्जर्वेशन देखा कि हाँ ऐसा उसका रिजल्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारा दिमाग थोड़ा सा चला कि अगर अगर किसी भी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जनरेट हो रहे हैं और जो ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर हम ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को अगर हम कंट्रोल में ले लें, जैसे मिर्जापुर में होता है ना कि मुन्ना जाता है और जौनपुर को कंट्रोल में लेता है, वैसे ही हम चाहते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना, उसको हम अपने कंट्रोल में लें, उसको हम एक सर्किट दें और उस सर्किट में हम उसको फ्लो करवाएं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक सर्किट में हम करवा दिए, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, समझो चीजों को कितना आराम से मैं बोल रहा हूं, अगर हमने ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसको हमने एक सर्किट में फ्लो करवा दिया, तो वहां पे मैजिक हो गया। अगर तुम्हें फिजिक्स में पता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होता है जब हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होता है जैसे हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाते हैं। तो हमने अगर इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक सर्किट में करवा दिया, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, सिंपल एज दैट। बस हमें ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कंट्रोल में लेना है। अब कैसे कंट्रोल करना है वो हम देखेंगे। देखो और एक चीज, यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ ना, वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो गया। डायरेक्ट मतलब तुमने सॉल्यूशन में डाल दिया, वो अपने आप सॉल्यूशन के अंदर ही वो हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ, वो डायरेक्टली अपने अपने हो गए। हमारा कोई भी बाहर का कुछ नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। आपने सिर्फ जिंक रॉड को डाला और वो सारा चीज अपने आप हो गया, तो ये होता है डायरेक्ट। और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई होप कि आपको ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का समझ में आया हो कि वो जो कॉपर में जब कन्वर्ट होने के लिए, मतलब कॉपर +2 कॉपर में रिड्यूस होने में
लाइक +2 चार्ज से जो 0 जाने में जो 2 इलेक्ट्रॉन वो खाता है वो उसको जिंक देता है, वो जिंक देता है। जो इलेक्ट्रॉन जिंक +2 बनाते वक्त जो 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करता है, कॉपर उसी 2 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है टू बी, मतलब कॉपर +2 से कॉपर 0 बनने के लिए। इतना आपको समझना है। और वो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमें देखना है, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इंसान है ना, अपना दिमाग थोड़ा सा हम लगाते हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं, वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। और मैं इस कैनवस को पूरा क्लीन कर रहा हूँ। ओके, क्लियर कैनवस, डन। तो अब हम एक्चुअल में हमारा जो स्टोरी है गैल्वेनिक सेल का, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ गैल्वेनिक सेल बिगिंस हियर ओनली। अब एक्चुअली मैं हेडिंग दे सकता हूँ गैल्वेनिक सेल। देखो गैल्वेनिक सेल में मैं पहले थोड़ा सा एक सेटअप आपको बता रहा हूँ। पहले हम क्या करते हैं, 2 बीकर लेते हैं। ठीक है, 2 बीकर लेते हैं। दोनों के लिए मैं थोड़ा अलग अलग कलर यूज करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। एक में तुम जिंक सल्फेट ले लो, एक में तुम कॉपर सल्फेट ले लो। दोनों का एक्वस, इसका भी एक्वस, इसका भी एक्वस। ठीक है, दोनों का एक्वस ले लिया। जिंक सल्फेट में जिंक रॉड डाल दो, ये हो गया जिंक रॉड। कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड डाल दो, ये हो गया कॉपर रॉड। ठीक है, अब क्या करो, अब करेंगे कुछ नहीं, इन दोनों को एक सर्किट में जोड़ दो, बस इतना सा काम है। ये हो गया आपका वोल्टामीटर। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। जिंक सल्फेट में जिंक रॉड डाल दिया, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड डाल दिया। ये कॉपर हो गया, ये जिंक हो गया, और दोनों को बस एक सर्किट में मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब होगा क्या, तो अब होगा क्या, अब वही होगा जो वहां पे डायरेक्ट रिडक्शन में हो रहा था, वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली होगा, लेकिन होगा वही, कुछ अलग नहीं होने वाला है, वही होने वाला है। जिंक 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 अपने आप सेम वही रिएक्शन करेगा, 0 से जिंक +2 में जाएगा, कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। जिंक यहाँ पे जिंक +2 बन के सॉल्यूशन में ऐड होता जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस सर्किट के थ्रू कॉपर के पास, अपने दोस्त कॉपर के पास भेजेगा। ठीक है, और कॉपर क्या करेगा, देखो ये वाला कॉपर, ये तो एक मेटल है ना, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को वो मतलब ट्रांसफर होने देगा, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो इस सॉल्यूशन में हमें पता है कि यहाँ पे कॉपर +2 है और SO4 -2 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिंक से, वो यहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉपर के साथ कॉपर +2 के साथ मिलकर वो कॉपर बन के वो इस कॉपर रॉड पे डिपॉजिट होने लगेगा। मतलब कि कॉपर रॉड पे इस तरह से कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा। क्या हो रहा है ऑब्जर्वेशन, वो मैं बता रहा हूँ। ओके, ये सॉल्यूशन के अंदर होगा, सॉल्यूशन के बाहर नहीं, सॉल्यूशन थोड़ा यहाँ तक है। ठीक है, ये कॉपर इस तरह से डिपॉजिट होता जाएगा और जिंक धीरे धीरे जिंक रॉड धीरे धीरे पतला होता जाएगा, वो इस तरह से जिंक देता जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है तो सेकेंड रिएक्शन, ये तो पहला रिएक्शन हुआ ना, ये पहला रिएक्शन हुआ, तो सेकेंड रिएक्शन फिर से वही हुआ, कॉपर +2 इसी 2 इलेक्ट्रॉन को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसी 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर सॉलिड में और वो डिपॉजिट हो रहा है कॉपर रॉड पे। तो कॉपर रॉड का थिकनेस बढ़ रहा है लेकिन जिंक रॉड का थिकनेस कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा तुम लॉजिक लगाओ। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो गया, तो ये हो गया करंट I। ठीक है, तो करंट का फ्लो उस डायरेक्शन में हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ ये वाला जो जिंक यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है, जिंक जो मैं आपको जो जिंक रॉड बोल रहा हूँ ना, वो इलेक्ट्रोड है उसको हम डालें, तो ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है वहां पे कौन सा फेनोमेनन हो रहा है, ये जिंक जो है
इसको हमने डाला था ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो, ये लेफ्ट साइड है हमारा सेटअप का और ये राइट साइड है हमारा सेटअप का। देखो दोनों साइड में क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला हुआ कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या फेनोमेनन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसको बोलते हैं रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। लेफ्ट साइड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट साइड में हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। हाँ, अरे हो गया ना। हाँ, देखो, ये जो जिंक रॉड यहाँ पे मैंने लिखा है, जो जिंक इलेक्ट्रोड हमारा था, वो धीरे धीरे जिंक +2 बनाता जाएगा और इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास भेजता जाएगा। तो सॉल्यूशन में कितने सारे जिंक +2 जब धीरे धीरे वो डालता गया, तो ये जो सॉल्यूशन है क्या वो पॉजिटिव, मतलब ये जो सॉल्यूशन वो पॉजिटिव चार्ज गेन नहीं करेगा क्या? ये जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव चार्ज गेन नहीं करेगा क्या? क्योंकि जिंक +2 दो पॉजिटिव चार्ज वो दे रहा है, हर एक मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे भेज रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज वो सॉल्यूशन पे भी तो डाल रहा है ना। तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया उस सॉल्यूशन में। और यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर, ये जो कॉपर सल्फेट है उसका जो कॉपर है वो चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, SO4-2 बनता गया। तो ये वाला सॉल्यूशन धीरे धीरे नेगेटिव होता गया और ज्यादा नेगेटिव होता गया। ये नेगेटिव है, ठीक है, नॉट पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव सॉल्यूशन, दिस वन इज पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है वो और नेगेटिव होता गया। अब अपना लॉजिक अप्लाई करो कि कुछ देर बाद जब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सॉल्यूशन हो जाएगा और ये वाला बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या उसका अट्रैक्शन नहीं होगा? थिंक अबाउट इट, क्या उसका अट्रैक्शन नहीं होगा? बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव चार्ज इतना डेवलप कर जाएगा ना, वो बिल्कुल भेजेगा ही नहीं, इट वोंट सेंड एनी फर्दर इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ साथ इसको भी देखो ना, ये नेगेटिव बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये उसको भी नहीं चाहेगा। कोई नेगेटिव चार्ज अपने नेगेटिव चार्ज को नहीं चाहेगा वो दोबारा आए उसके पास, तो ये उसको इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये जो सॉल्यूशन है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये जो सॉल्यूशन है वो उसको रिपेल करेगा। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो रहा था, दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो विल स्टॉप बिकॉज कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, this solution will gain a lot of positive charge and this right side solution will gain a lot of negative charge। तो ये वाला उसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला उसको रिपेल करेगा, बस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप, करंट फ्लो स्टॉप। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद तो करंट फ्लो भी तो बंद हुआ ना, करंट फ्लो भी स्टॉप हो गया। तो फिर क्या फायदा हुआ? हम ऐसे 2 मिनट के लिए थोड़ी इतना मेहनत हमने किया था, हमें नॉन स्टॉप फ्लो चाहिए ताकि हम उस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बनाएंगे उसको कुछ यूज कर पाए। अगर वो 2 मिनट हो गया फिर बंद हो गया तो फिर क्या फायदा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे आता है हमारा जो इंसानों का जो इंस्टिंक्ट, वो आता है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये हमारा एक प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, अच्छा तुम बताओ इसका सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, तुम खुद सोचो। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो सॉल्यूशन है ना वो चार्ज ज्यादा गेन कर रहे हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद हो गया। चार्ज ज्यादा गेन कर जाते हैं, मोर चार्ज वो बन गए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपल, न्यूट्रल कर देते हैं सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन फिर से हो जाएगा तो
जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था वैसे ही होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था वैसे ही होगा। अगर उसको न्यूट्रल कर दोगे, अगर उस सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे तो जैसे हो रहा था फ्लो वैसे ही होगा। है कि नहीं? है कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान, मतलब थोड़ा सा सोचो दिमाग में। तो यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एक सॉल्ट ब्रिज। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, वो मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन बहुत दिन तक रहता है कि सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में होता क्या है। ये जो मैंने यहाँ पे हाइलाइटर में किया ना, ये हम एक सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द सॉल्ट ब्रिज वी आर इंट्रोड्यूसिंग। सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैं बताऊंगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, पहले सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं, सॉल्ट ब्रिज कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। आप समझ गए तो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना, ये कुछ नहीं, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। बस एक इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं, कोई एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन अ जेल परमिएटेड मीडियम, इन अ जेल परमिएटेड मीडियम, दैट्स इट। चाहे वो जेल क्या हो सकता है, अगर अगर हो सकता है, अगर अगर हो सकता है, या फिर जिलेटिन भी हो सकता है। एक ऐसे ग्लास रॉड में एक ग्लास के पाइप इस तरह से होता है, उसके अंदर हम जेल ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको एक जेल परमेटेड मीडियम में इसको भर देते हैं और यहाँ पे ऐसे पोरस मटेरियल से इसको बंद कर देते हैं। ये होता है, यही होता है सॉल्ट ब्रिज, कुछ नहीं होता। और लैब नॉर्मल लेबोरेटरी में ये सॉल्ट ब्रिज को ना कुछ नहीं करते, बस फिल्टर पेपर को फोल्ड करते हैं थोड़ा सा ऐसे, सॉल्यूशन में एक सॉल्ट सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें डुबा देते हैं और दो उसके बीच में बस डाल देते हैं दोनों बीकर में, बस हो गया, फिल्टर पेपर काम कर देगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सॉरी, पूरा कानवास ही मैंने उड़ा दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो मैंने बोला कि सॉल्ट ब्रिज में, देखो हमारा जो लेफ्ट साइड में था, मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, और जो राइट साइड में था वो क्या हो रहा था। लेफ्ट में हमने ऐसे जिंक सल्फेट लिया था और राइट में हमने कॉपर सल्फेट लिया था, और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड हमने डाला था। ये जिंक था और ये कॉपर। तो अब जब जिंक था तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जिंक प्लस टू जिंक प्लस टू जिंक प्लस टू पाइलअप हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, SO4 माइनस टू पाइलअप हो गया, क्योंकि कॉपर प्लस टू डिपॉजिट हो गया कॉपर बन के, तो बच गया SO4 माइनस टू, और यहाँ पे बच गया जिंक प्लस टू। तो ये वाला सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, ये वाला सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ था, करंट का फ्लो इस तरफ था, ठीक है। यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हो रहा था रिडक्शन, इतना ही था। तो हमने देखा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो बंद हो गया। अब हमने सॉल्ट ब्रिज कर दिया था। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, जो सॉल्ट ब्रिज है ना, जो सॉल्ट ब्रिज है मैंने आपको बोला कि वो कुछ नहीं है, वो बस एक इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट में KCl ले रहा हूँ, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में KCl ले रहा हूँ, तो ये अपने एक्वस मीडियम में K प्लस और Cl माइनस बन के रहेगा, दो आयन बना के रखेगा। तो जब हम इसको यहाँ पे ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट ब्रिज को, एक कलर पेन से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके अंदर यही है K प्लस एंड Cl माइनस। तो ये जो K प्लस वो कहाँ जाएगा, वो सॉल्यूशन के इस हिस्से में जाएगा, और ये जो SO4 माइनस टू है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और ये जो Cl माइनस है वो कहाँ जाएगा, वो इधर जाएगा और वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला फिर से न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा, और ये वाला भी फिर से पहले जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जितना चार्ज यहाँ पे मतलब डेवलप, जितना भी जिंक प्लस टू यहाँ पे आता जाएगा और जितना यहाँ पे SO4 माइनस टू आता जाएगा साइमल्टेनियसली, मतलब कि समझो कि एक जब जिंक एटम, जब जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इमीडिएटली दो Cl माइनस आके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन भेज दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जब कॉपर प्लस टू कॉपर बन गया, यहाँ पे SO4 माइनस टू एक डेवलप हुआ, दो कॉपर दो पोटेशियम प्लस आके इसको इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, 2K प्लस। तो यही होता है सॉल्ट ब्रिज, कुछ नहीं है। सॉल्ट ब्रिज सिर्फ
उसको न्यूट्रलाइज करना है सॉल्यूशन को, इसलिए हम वहां पे सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाता है। और क्यों बंद हो जाता है मैंने समझा दिया, और मैं नहीं बोलूंगा। तो यही होता है सॉल्ट ब्रिज का काम। और यहाँ पे और एक चीज, अच्छा मुझे बताओ, चार्ज, ये जो दो इलेक्ट्रॉन को आप कौन सा एंड आप बताओगे? एक फ्लो जब होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव एंड होता है? कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड होता है? देखो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार कंफ्यूज होते हैं। भूल जाओ सब कुछ, बस तुम यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होगा? हायर नेगेटिव से लोअर नेगेटिव में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, तो ये वाला नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। तो ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। इसको डबल चेक करने के लिए फ्लो ऑफ करंट देखो, करंट फ्लो कहाँ से होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट फ्लो कहाँ से होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फ्लो ऑफ करंट भी हो गया, तो उससे भी हमने मतलब कॉन्फर्म कर लिया। तो हमने क्या देखा, ये जो लेफ्ट साइड हुआ ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का क्या हो गया? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, लेकिन पॉजिटिव सॉल्यूशन बना, लेकिन सॉल्यूशन पॉजिटिव बना। यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, लेकिन सॉल्यूशन बना था नेगेटिव, नेगेटिव सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हिच वन इज एनोड एंड व्हिच वन इज कैथोड? व्हिच वन इज एनोड एंड व्हिच वन इज कैथोड? बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, व्हिच वाज मतलब कौन सा वाला एनोड है, कौन सा वाला कैथोड है। बहुत बार हमेशा बच्चे ये सोचते हैं कि हमको इलेक्ट्रोड का चार्ज देके डिसाइड करना होता है। नो, वो गलत है। इलेक्ट्रोड का चार्ज नहीं देखते हो आप देखते हो वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आप देखते हो वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। हमेशा याद रखना, मैं इसको और एक कलर से लिख रहा हूँ, इस कलर से लिख रहा हूँ, एनोड में हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन होता है। जिस भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हुआ वो होगा एनोड, और जिस भी इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा वो होगा कैथोड। जिस भी इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा वो होगा एनोड, जिस भी इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा वो होगा कैथोड। इसको ध्यान में रखो। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ था? ऑक्सीडेशन हमारा लेफ्ट साइड में हुआ है। देखो ये कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक +2 में, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गया हमारा लेफ्ट साइड में, हमारा एनोड है। ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड हो गया लेफ्ट साइड में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैथोड। क्यों? क्योंकि वहां पे हुआ था रिडक्शन। कैसे रिडक्शन? कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होके कॉपर में जाके डिपॉजिट हो रहा था। ठीक है, तो ये जो एनोड एंड कैथोड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ इसको याद रखने के लिए। याद रखना, लोन, ये हम लोग मतलब यूज करते थे बहुत दिन से। एक शॉर्ट ट्रिक मतलब इसको याद रखने के लिए, दिस इज फॉर ओनली गैल्वेनिक सेल। ओके, L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये जो इलेक्ट्रोड का चार्ज, ठीक है, इसको हम यूज करते थे लोन। थोड़ा सा और इसको क्लियर करके मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ, ताकि आप इसको नोट कर लो, और बाकी आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप हमेशा याद रखना, ध्यान देना कि कौन सा वाला प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया लोन, L4 हो गया लेफ्ट साइड में हुआ ऑक्सीडेशन, और जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हुआ वो हो गया एनोड, और इस केस में उस इलेक्ट्रोड का चार्ज है नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड। क्यों नेगेटिव चार्ज? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और राइट में क्या हुआ? राइट साइड में क्या हुआ? राइट साइड में क्या हुआ? रिडक्शन, और इसको हम बोलते हैं कैथोड, और इलेक्ट्रोड का चार्ज हो गया पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड का चार्ज हो गया पॉजिटिव। तुम बस इसको याद रखना है, LOAN लोन, LOAN लोन, जो तुम
लोन लेते हो ना बैंक में, बस वही याद रखना, उसका मतलब है लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा यहाँ पे मेन जो चीज तुम्हें याद रखना था वो ये था कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन एनोड, और उसी को हम एनोड बोलते हैं जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है। और जिस साइड में जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे एनोड और कैथोड चार्ज से डिसाइड करते हैं और हमेशा गलत होता है, हमेशा गलत होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पूरा स्टार मार्क देके तुम अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छे से इसको पूरा पॉइंट करके रखो, बहुत अच्छे से। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। मैं ये चीज बार बार कम से कम तो 10 बार बोल चुका हूँ अभी अभी। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बार बार कंफ्यूज होते हो और बार बार, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आगे आप देखोगे ना नॉन स्टिक इक्वेशन वगैरह, तो आपको बहुत जरूरी होगा कौन सा वाला कैथोड कौन सा वाला एनोड आपको जानना पड़ेगा, वरना आप हमेशा आपका गलत, मतलब आप फॉर्मूला जान गए, आप जब उसको पुट भी करोगे लेकिन एक छोटा सा चीज आपको निकालने में आपने गलत कर दिया होगा तो आपका हमेशा गलत होगा। साइन थोड़ा सा गलत करोगे हमेशा गलत होगा। कौन सा वाला कैथोड कौन सा वाला एनोड आप बिल्कुल जज नहीं कर पाओगे। तो हमेशा देखना कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ट्रिक तुम याद रख लेना, ये हम लोग यूज करते थे LOAN, ठीक है। ये हमारे सर हमें कभी बोले हैं तो मुझे तब से याद है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव चार्ज। ये मेरा नहीं है, ठीक है, नो कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है मेरा। तो ये लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव चार्ज, और राइट साइड में हुआ, राइट साइड में रिडक्शन, उसको हम बोले कैथोड, और उस इलेक्ट्रोड का चार्ज हो गया पॉजिटिव। तो गैल्वेनिक सेल मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा बस अपना लॉजिक लगा के। तो ये जो रिडक्स, देखो यहाँ पे भी तुमको पता है कि रिडक्स हुआ, लेकिन ये जो रिडक्स हुआ वो इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन है, वो इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन है। पहले वाले में क्या हुआ, वो डायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन था, उसको हमने डायरेक्टली उसमें डाल दिया था सॉल्यूशन में, वो अपने आप वो खुद ही खुद रिडक्स हो गए, खत्म हो गया बात। लेकिन यहाँ पे हमने इसको इनडायरेक्टली रिडक्शन करवाया, इस सर्किट को जोड़ा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां गया, फिर जाके वो रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। हमारा मकसद ये था कि कैसे इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए, एक सर्किट में कर दें, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा तो डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल चीज़ था, बहुत सारा चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप कोई 11-12 के बच्चों को जानते हो तो अगर आपको लगता है कि उसके लिए हेल्पफुल होगा तो डेफिनेटली शेयर विथ हिम और हर, and like the video, share the channel and also subscribe to it, and thank you for watching.